नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी। और आज बात लालू यादव को लेके। लालू यादव के एक बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कोई उस बयान को लेके ऐसा कह रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, तो कोई ऐसा कह रहा है कि लालू प्रसाद के इस बयान से उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को ही फंसा दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि हमारे साथी मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस बयान को कैसे देखते हैं, और सर इस बयान से विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि 25 में चुनाव है, नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं और महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया गया है। इस बयान पर हम जाएं उसके पहले आज आपको हम उस नतीजे की तरफ ले चलते हैं जो कि बिहार के लोगों ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं उसमें बिहार की जनता ने जो राजनीतिक दलों को सुनाया है। देखिए, वो चुनाव जिसकी मतगणना बैलेट पेपर से हुई, बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि ईवीएम से नहीं होता है, ये बैलेट पेपर से होता है, इसलिए मतगणना बहुत देर तक चलती रहती है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव था और इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट ने जीत दर्ज की है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो आए हैं तीसरे नंबर पे जेडीयू के, और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के वो आए हैं चौथे नंबर पे। जन स्वराज के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए। तो आप किसी भी तरह का बयान देते रहिए, लेकिन उस राज्य में जनता क्या सोच रही है बिहार की, वो आप सोचिए कि ये नतीजे ज़रा ज़रा आपको बताने लगे हैं। 10-11 महीने चुनाव के रह गए हैं और अभी से ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो कोफ्त जो है आम लोगों के बीच पनपती जा रही है। इस नतीजे में वो साफ झलकता है कि एक सामान्य टीचर जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, सरकार के खिलाफ उसने स्टैंड लिया था, उस टीचर को वहाँ के जो, चूँकि ये ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतदाता कम होते हैं, आप जानते हैं कि जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होता है वो जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें तो कम ही लोग वोट करेंगे ना, लेकिन वो जो पढ़े लिखे लोगों का समुदाय है, शिक्षकों का समुदाय, इसमें ज़्यादातर शिक्षक होते हैं, वो नाराज़ हैं वहाँ की सियासत से, वहाँ की राजनीति से। नाराज़ सरकार से होते तो विपक्ष को जिताते, नाराज़ विपक्ष से होते तो सरकार को जिताते। दोनों को नहीं जिताया, तीसरे चौथे नंबर पर भेजा और जितवाया किसे? एक इंडिपेंडेंट को जिसकी नौकरी डिसमिस कर दिया गया था। एक शिक्षक थे वो, और उनकी नौकरी इसीलिए चली गई थी क्योंकि जो शिक्षा विभाग के एक अधिकारी थे पाठक जी, कुछ दिनों पहले उन्होंने कई फैसले जो लिए थे सही या गलत, उनके खिलाफ वो खड़े हो गए थे और उनकी नौकरी चली गई थी। और उसके बाद उन्होंने एक बगावत के तौर पर इस बार पर्चा भरा था और देखिए जीत किसकी हो रही है। अब इस संदर्भ में आप ये सुनिए जो कि लालू जी कह रहे हैं। और आशुकेश, लालू जी का ये कहना अजीब है, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये केवल नीतीश कुमार पर हमला नहीं है, ये दरअसल एक महिला और उसके सम्मान से जुड़ी हुई बातें हैं। पर बिहार राज्य में ऐसे व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो अगर ऐसी बातें कहते हैं तो मैंने बात किया शांभवी चौधरी, एक नई सांसद हैं बिहार के समस्तीपुर से, वो चुन कर आई हैं और अभी तुरंत थोड़े दिनों पहले ही वो कॉलेज में थी और उनको अवसर मिला है तो वो अब सांसद हैं और चली आई हैं। उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुनिए। और देखिए, ये किसी दल या पार्टी या पक्ष को ध्यान में रख करके इसे मत लीजिए, ये एक कहीं ना कहीं ऊब है, एक नाराज़गी है जो कि उनकी बातों में साफ सुनाई पड़ रहा है। और इस तरह से लालू जी ने दरअसल याद दिला दिया हमें आशुकेश कि 90 के दशक में जिस माहौल को पीछे छोड़ने के लिए एक नए राजनीति को 2005 में बिहार के लोगों ने अपनाया, नई राजनीति को अपनाया, ताकि ये जो कोट अनकोट जंगल राज कहा जाता था, ये पटना हाई कोर्ट की उक्ति है, ये किसी राजनीतिक दल की उक्ति नहीं है, पटना हाई कोर्ट ने उस दौर में एक फैसले में कहा था। तो उससे इतर कोई नई राजनीति शुरू हो। 2005 में नीतीश कुमार गए और उनको
एक्सेप्ट किया गया। लेकिन 15 साल लालू जी का शासन था। उसके बाद से फिर वो थोड़ा सा शासन मिला था, जब साल 2015 और 17 में 2 बार दोनों नीतीश जी के वो साथ गए थे। लेकिन एक 15 साल के शासन में अगर अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाए तो उसकी वजह यही थी कि एक गैर जिम्मेदाराना और ख़ास तौर पर उस समाज में कितनी प्रगति होगी। लोग कहते हैं जिस समाज में नारी की पूजा होती है ना, रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं भगवान पूजे जाते हैं। तो यत्र नारी पूजन्ते रमनते तत्र देवता। तो आप ये समझ लें कि इस तरह की बातें अगर कोई ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जिनके ऊपर बड़ा विश्वास है समाज के एक वर्ग का, लालू जी ने गरीबों को, वंचितों को आवाज़ दी है, तो दुख होता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव की जो अपनी एक शख्सियत है, और वो शख्सियत ये है कि वो एक नई राजनीति को शुरू करना चाहते हैं अपनी पार्टी के भीतर, और खासे सक्सेसफुल भी रहे हैं। एक परसेप्शन जो है आरजेडी के को लेकर के, उसको कुछ हद तक वो तोड़ने में सफल भी रहे हैं। और उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में वैसे लोग भी बातें करते हैं जो कि पहले आरजेडी के हमेशा से विरोधी रहे हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि हम इनको वोट नहीं दे सकते हैं, फिर भी तेजस्वी को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर बिहार में है। और अगर उन्होंने, लालू जी ने इस तरह की बातें कह दी तो कहीं ना कहीं फिर से वो याद आ जाता है कि अरे भाई ये तो फिर सब कुछ वैसे ही है, अगर ये जीत गए तो कहीं ना कहीं लालू जी ने आज अहित कर दिया तेजस्वी यादव का, जो खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। 4 सीटों पर अभी भले ही वो हार हो गई, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत मेहनत किया था, खुद कैंपेनिंग करना, और लगातार झारखंड में और बिहार में हार जीत लगा रहता है। और पिछला विधानसभा चुनाव जो नतीजा है वो कहता है कि तेजस्वी यादव की एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे ये मत बनने लगा है कि तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं आरजेडी में, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पूरी तरह से चलती है, अभी भी ऐसा नहीं है। सर, क्या ये बयान नीतीश कुमार को फ़ायदा दिलाने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो साइलेंट वोटर है, महिलाओं का साथ बहुत ज़्यादा है। जब से उन्होंने शराबबंदी की तब से महिलाओं ने एकमुश्त होकर नीतीश कुमार को वोट करना चालू किया। इससे पहले उन्होंने महिलाओं को साइकिल दी, उनके लिए स्कूल को एक्सेसिबल बनाया। तो बताया जाता है कि कोई भी कास्ट समीकरण हो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हमेशा जो महिलाएँ हैं वो वर्ग हमेशा उनके साथ रहा है। और ऐसा कॉमेंट करना, तो क्या ये घाटा ही दिलाने वाला है लालू प्रसाद यादव को या आरजेडी को चुनाव में, अगर उसका इस्तेमाल ठीक से कर पाते हैं तो? देखिए, एक एज तो नीतीश कुमार को इस बयान के जरिए मिलता है, पर ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार है नहीं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए और 2005 में जब उन्होंने एक नए तरीके से गवर्नेंस को इमेजिन किया, लोगों ने बड़ा सराहा उनको, और हर बार उनको मैंडेट दिया गया जब, तो ये सोच कर दिया गया तो बदलाव लाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने प्रयासों से एक निश्चित वोट बैंक गढ़ा, महिलाओं का वोट बैंक, जो अब आप हर जगह देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बिहार में वोट बैंक गढ़ा, और जो योजनाएं थी लोगों को उस वक्त तो कल्याणकारी लगी, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि दरअसल वो वोट बैंक बनाया जा रहा था। और आज भी उनके नाम पर अति पिछड़ा वोट बैंक और महिला वोट बैंक, ये 2 वोट बैंक सुरक्षित एक तरह से है। वो वोट उनको आता है, और उनके पास जो भी 12% या 15% वोट बैंक है उनके पास, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाता है, और या फिर 2015 की बात अगर हम करें तो आरजेडी में जुड़ गया। और इस तरह से वो बैलेंसर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में सफल हो गए हैं। अकेले दम वो आज भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने इन सब प्रयासों से अपने लिए वोट बैंक ही बनाया है। पर क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहुत दिन तक अगर आपके साथ है तो धीरे धीरे उसका जो मार्जिनल रिटर्न होता है वो कमने लग जाता है। और अर्थशास्त्र का ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्तियों के साथ भी अप्लाई करता है, नीतीश जी के साथ अप्लाई कर रहा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ।
15 तारीख से महिला सम्मान यात्रा पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी निकल रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों से मिलना चाहिए, पर एक तरह ये यात्राएं जो होती हैं बड़ी चुनावी होती हैं और राज्य सरकार के संसाधन पर आप जब घूमते हैं तो लगता यह है कि आप सरकारी कार्यक्रमों में हैं, पर होता यह है कि आप बेसिकली अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन वहाँ तक भी बात समझ में आती है। मैं ये देख रहा था कि जो बजट पास किया गया है इस यात्रा के लिए, 15 दिन की यात्रा के लिए, वो 225 करोड़ है। 225 करोड़ 25 दिन के लिए, 15 दिन के सॉरी लिए, 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए 225 करोड़। बिहार जैसे गरीब राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर पैसे कमाने के लिए लोग हज़ारों हज़ार किलोमीटर अपने माँ बाप को छोड़ के, गाँव को छोड़ के, अपने शहरों को, तहसील को छोड़ करके पता नहीं चेन्नई और अरुणाचल और जम्मू कश्मीर और कहाँ कहाँ, मुंबई दिल्ली तो फिर भी वो लकी लोग हैं जो पा जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, शारजा, दुबई, कहाँ कहाँ। और वहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान यात्रा में निकले और 225 करोड़ 15 दिनों में, अगर मेरी गणित सही है तो 225 डिवाइडेड बाय 15 ये आ जाता है करीब 15 करोड़ एक दिन में का। 15 दाहे 150 और 55 जो 75, तो 225 करोड़ मतलब 15 करोड़ एक दिन में। 15 करोड़ एक दिन में कौन सी ये यात्रा है, वो भी बिहार जैसे राज्य में 15 करोड़ मुख्यमंत्री खर्च करें। तो आप ये देख लीजिए कि जो तीसरा और चौथा नंबर आया है आरजेडी और जेडीयू का, ये जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ने दिया है, अभी जो एमएलसी के चुनाव संपन्न हुए हैं, वो इन्हीं दोनों चीज़ से डिफाइन हो रहा है कि लालू जी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो राजनीति स्पष्ट है, वो अभी तक बदली नहीं है आरजेडी में। वहीं दूसरी तरफ आप देख लें अगर कि मुख्यमंत्री जो हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक निश्चित वोट बैंक गढ़ लिया है। उस वोट बैंक को अपील करने के लिए वो निकल रहे हैं, पर ये दिमाग में किसी भी फॉर्मूले से सेट नहीं होता है कि एक दिन की यात्रा का खर्च 15 करोड़ है। कैबिनेट में उसे स्वीकृत कर भी दिया गया है। लेकिन सर, हमने जितने भी राज्यों के चुनाव देखे हैं जो हाल फिलहाल में इस 1-1.5 साल में हुआ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखा है। और अगर पर्टिकुलरली हम बिहार की बात करें तो बिहार में लोगों को बोला जाता है कि वो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन बिहार में वोट कास्ट पे डाला जाता है, ना कि डेवलपमेंट पे डाला जा रहा है। बिहार में वोट रिलीजन पे तो नहीं होता, लेकिन समुदाय बेस्ड होता है। तो क्या ये जो बिहार है वो समझ पाएगा कि एक दिन में मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपए सिर्फ घूमने फिरने के लिए खर्च कर दे रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए? क्या बिहार इस बार बदलाव चाहेगा? क्योंकि एमएलसी का चुनाव बहुत डिफरेंट हो गया, विधानसभा का चुनाव बहुत डिफरेंट होगा, वहाँ आम लोग निकलेंगे। क्या वो आम लोग ये समझ पाएंगे कि उनको किस चीज़ पे वोट करना है? अभी तक का जो अनुभव है उसके हिसाब से तो नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव आएंगे तो जातीय गुणागणित जो है वो प्रधानता पा जाती है और वोटिंग उसी के अनुसार होगा। पर ये सब उदाहरण हैं और कहीं कहीं कुछ न कुछ बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। मैं देख रहा था कि गया में जो बेलागंज विधानसभा है वहाँ से एक ऐसे बाहुबली, उनकी हार हो गई उनके बेटे की, जो पता नहीं 3 दशकों से या उससे भी ज़्यादा से वहाँ के विधायक थे। लोग इस तरह से सोचने लगे हैं। वहाँ बगल की सीट इमामगंज में एक जीतन राम मांझी की बहू थी, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाई हैं। तो इस तरह की दिक्कतें, जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं वो बड़ी मुश्किल से वो अपनी इज्जत बचा पाए, ज़मानत जीत तो वहाँ कोई और गया। और इस तरह से हम पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डेस्परेशन का भाव है। 1 साल का वक्त है, 10-11 महीने का वक्त है। बिहार में नई नई ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर क्या नए तरीके से बिहार सोच रहा है? क्योंकि अमूमन बिहारियों के बीच खूब मैं चिंता देखता हूं इस बात की कि क्या हो रहा है। वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगती है, हमें 15 या 20 हज़ार रुपये महीने कमाने के लिए घर से इतने दूर आना पड़ता है। जब छठ में वापस जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, तो ट्रेनों में हमें वो रिजर्वेशन नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल है। तो इस तरह की ज़िंदगी जो है वो क्या वो उनको प्रेरित करती है कि वो राजनीतिक रूप से भी अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करें, वोट के ज़रिए करें? समझ में नहीं आता है, क्योंकि जातीय गुणागणित में इतना ज़्यादा
फंसा हुआ है बिहार कि निकलना बड़ा मुश्किल है। और अभी जो जातीय गुणागणित है, एक तरफ भाजपा और उनके समर्थक वोट बैंक हैं, दूसरी तरफ आरजेडी और उनके समर्थक वोट बैंक हैं। दोनों की अपनी अपनी जातियां हैं, निश्चित जातियां हैं जो उनको वोट देंगी ही देंगी। और ऐसी अगर राजनीति है तो फिर तो 25 करोड़ खर्च होंगे ही एक दिन में। देखिए, बिहार ऐसा राज्य है जहां बीए एमए की पढ़ाई से लेकर बेलचा ढूंढने के रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। चुनाव है 10 महीने में, ये आखिरी चर्चा नहीं होगी बिहार पे इनसाइड स्टोरी में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हम बिहार पे चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि आप वोट कीजिए तो इस तरीके से वोट कीजिए कि आपके शहर में, आपके नगर में, आपके ज़िले में कैसा विकास हुआ है, किस नेता ने विकास किया है। फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपके कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।